अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? अच्छा, जैसे इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो पोस्ट आई थी असिस्टेंट, जो है वो इलेक्शन कमिश्नर बीपीएस 17 की पोस्ट थी, ठीक है। उनके जो है वो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के अंदर, इसी मंथ के अंदर जो है वो टेस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उस टेस्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके पास इलेक्शन एक्ट है, और उसके अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपके पास इलेक्शन एक्ट है 2017 का, और उसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन एक्ट, ये दोनों जो है वो तकरीबन 35 मार्क्स के, और ये वो डिसाइसिव मार्क्स हैं जो आपका जो है वो मेरिट या कट ऑफ जो है वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हम जो है वो सीधा चलते हैं अपने एमसीक्यूज के इलेक्शन कमीशन की तरफ, देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इलेक्शन कमीशन के कौन कौन से एमसीक्यूज हैं, ठीक है। सबसे पहला एमसीक्यू जो हम लोग देखते हैं वो ये है कि द इलेक्शन कमीशन वाज इलेक्शन द इलेक्शन एक्ट 2017 वाज अडॉप्टेड इन विच मंथ। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है कि जी ये अडॉप्ट हुआ था अक्टूबर 2017 को। अगर आप इसकी एग्जैक्ट डेट देखेंगे तो वो है 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2017 को जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 अडॉप्ट हुआ था, ठीक है। इसके साथ हम एक दो एमसीक्यूज और देख लेते हैं कि इसके अंदर जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई है, फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुई है ऑफ इलेक्शन एक्ट, ठीक है, 2017 के अंदर वो हुई है जनाब 10, हमारे पास 10 मार्च 2019 को, ठीक है। और जो सेकंड अमेंडमेंट हुई है, जो हमारे पास सेकंड अमेंडमेंट हुई है वो हमारे पास 5 अगस्त 2023 के अंदर हुई, ठीक है। यहाँ से आपने ये दो एमसीक्यूज जो है वो और भी देख लेने हैं कि अमेंडमेंट इसके अंदर कब कब हुई है, ठीक है। जो अगला एमसीक्यूज है वो ये है कि द इलेक्शन एक्ट 2017 हैज फॉलोइंग फीचर। इसके कौन कौन से फीचर्स है? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल जी ये सही बात है। इट शैल कम इनटू फोर्स, ठीक है, इट शैल कम इनटू फोर्स वंस, यहाँ तक तो ये बात ठीक है, लेकिन वहां पर कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं है, इसलिए हम जो है वो ये दूसरा जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास इनकरेक्ट है। इट एक्सटेंड टू दी होल ऑफ पाकिस्तान बेयरिंग फ्रॉम फाटा, ऐसी कोई बात नहीं है जी, फाटा के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि ये एक जो है वो पूरे होल ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो है एप्लीकेबल है, और इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, और एक साथ जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए हो गया। उसके बाद अगला एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं वो क्या है। इन द इलेक्शन एट 2017 देयर आर डैश रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी फुलफिल्ड बाय अ स्कॉलर इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड एन आलिम। तो इसके लिए आपके पास दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एक कंडीशन क्या है कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो अगर एक बंदे ने हासिल की हुई है, और उसका 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन का जो है वो आपको एचईसी क्या बना के दे, इक्विवेलेंस भी बना के दे, ठीक है। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन का इक्विवेलेंस बना के दे एचईसी, और उसके साथ सेकंड नंबर पर अगर उसका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये दो कंडीशंस अगर हैं तो आप जो है वो इलेक्शन कमीशन एक्ट के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक जो है वो आप उस शख्स को आलिम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड एन आलिम अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन एक्ट 2017 अ स्कॉलर मस्ट पोजेस अ डिग्री या सनद ऑफ एट लीस्ट कितनी एजुकेशन, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियस एमसीक्यूज के अंदर ये चीजें डिस्कस कर दी। और इन द इलेक्शन एक्ट 2017 एन आलिम रेफर टू अ स्कॉलर हु होल्ड्स एट लीस्ट कितने इयर्स का एक्सपीरियंस, 20 इयर्स का, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट जो है वो आंसर हमारे पास क्या हो गया, 20 इयर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेबल लोकल लॉ, गवर्नमेंट लॉ जो एप्लीकेबल है हमारे पास, लोकल गवर्नमेंट लॉ जो है
वो ये कह रहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके ऊपर कौन कौन से लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। तो इसके अंदर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ये है कि हमारे पास जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट मींस लॉ मींस एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा द पार्लियामेंट और ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या हो गया, सिर्फ जो है वो पार्लियामेंट का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। पार्लियामेंट के अंदर आपके पास जो है वो नेशनल असेंबली भी आती है और साथ में जो है वो आपके पास सेनेट भी आती है, ठीक है, अपर हाउस भी आता है। यहाँ पर प्रोविंशियल असेंबली है नहीं, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जो लॉज एप्लीकेबल है वो किस किस के, जो पार्लियामेंट आपके पास जो है वो लॉ पास करेगी, ठीक है। द एग्जैक्ट टर्म यूज्ड इन द एक्ट टू रेफर टू एन इलेक्शन हेल्ड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी इज, देखें अगर एक बंदा जो है वो आपके पास सिलेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर वो सीट खाली होती है तो उसको आप क्या कहते हैं। आप लोग न्यूज़पेपर के अंदर या जब भी कभी जो है वो न्यूज़ के अंदर सुनते हैं तो वहां पर लिखा होता है बाय इलेक्शन, ठीक है, वैसे बाय इलेक्शन यूज करते हैं, लेकिन आपके पास एमसीक्यूज के अंदर या इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो है वो बाय इस तरह नहीं लिखा हुआ, बल्कि किस तरह लिखा हुआ है, BYE, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट इसका आंसर होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। वो भी यूज किया जाता है बाय इलेक्शन। कोड इन द एक्ट रेफर टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1998। वो ये कह रहा है, ये असल में बेसिकली आपके पास जो चैप्टर 2 है उसकी जो डेफिनेशंस हैं कि डिफरेंट चीजें जो वहां पर डिफाइन की हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो कोड किस चीज को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। कोड जो है वो बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो एक्ट एफ 1898 को जो है वो कोड कंसीडर किया जाता है। एक्ट 5 ऑफ 1898, ठीक है, जो उसके अंदर एक्ट 5 है 1898 जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसके अंदर जो एक्ट 8 है 5 है सॉरी, उसको जो है वो आप कोड कंसीडर करते हैं, ठीक है। इन दी एक्ट, अगला एमसीक्यूज देख लेते हैं जी। इन दी एक्ट द कमिश्नर मींस, कमिश्नर का क्या मतलब होता है, ठीक है। आपके इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो कमिश्नर है वो है जिसको आप आर्टिकल 2013 के मुताबिक जो है वो अपॉइंट किया हो, ठीक है, या असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 2017 के मुताबिक अपॉइंट किया और वो किसकी ड्यूटीज जो है वो सर अंजाम दे रहा हो, कमिश्नर की ड्यूटीज जो है वो उसको क्या कर सकता हो, अपॉइंट उसको जो है वो परफॉर्म कर सकता हो। तो इसका जो एग्जैक्ट या राइट ऑप्शन है वो क्या है, बोथ इलेक्शन चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 2013 एंड एन एक्टिंग चीफ, ठीक है, एन एक्टिंग चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 2017, दोनों जो है वो बेसिकली किसके अंदर आते हैं, आपके पास जो कमिश्नर का जो डेफिनेशन है जो एक्ट के अंदर जो है वो उसको क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, ठीक है। अगला एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्ड्स टू इलेक्शन एजेंट्स, ठीक है, आप इलेक्शन एजेंट्स के लिहाज से जो है वो कौन सी बात जो है वो सही है। सबसे पहली बात देख लेते हैं, इट रेफर्स टू अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ कैंडिडेट एज हिज इलेक्शन एजेंट, ठीक है जी, ये बात भी ठीक है कि जब एक कैंडिडेट जो है वो अपना एजेंट अपॉइंट करता है तो वो भी इलेक्शन एजेंट के तौर पे होता है। इट मे रेफर टू द कैंडिडेट देमसेल्व्स टू, देखें जी, कैंडिडेट खुद भी अगर किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर अगर इलेक्शन एजेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट क्या है, कैंडिडेट खुद वहां पर जो है वो क्या है, इलेक्शन एजेंट के तौर पर जो है वो बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। अंडर द व्हाट डज इलेक्शन एक्सपेंसेस रेफर टू, आप जब इलेक्शन कोई बंदा इलेक्शन लड़ रहा है तो उसके अंदर जो जो इलेक्शन एक्ट है आपके पास उसके अंदर जो इलेक्शन एक्सपेंसेस है वो किस चीज को जो है वो रेफर करते हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन से बिफोर जो इन्वेस्टमेंट करेगा, ड्यूरिंग इलेक्शन के जो इन्वेस्टमेंट करेगा और आफ्टर इलेक्शन के जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो करेगा, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, आपके पास इलेक्शन एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे, उस डेफिनेशन के अंदर जो है वो आएंगे जो आपके इलेक्शन एक्ट के अंदर है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास क्या हो गया, ए हो गया। एन इलेक्टोरल एरिया इन रूरल एरियाज अकॉर्डिंग टू द एक्ट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। रूरल एरिया जो आपके गांव के इलाके हैं वहां पर आपके पास इलेक्टोरल एरिया जो है वो किसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। वहां पर जो है वो इलेक्टोरल एरिया जो है वो आपके पास विलेज या
सेंसिस ब्लॉक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो सेंसिस ब्लॉक तो ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन विलेज का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सेंसिस ब्लॉक है। लेकिन वही इलेक्टोरल एरिया अगर आप अर्बन एरियाज के अंदर देखेंगे, शहरों के अंदर देखेंगे, जैसे सिटीज के अंदर आपको पता है वार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग सिटीज के अंदर देखेंगे, अर्बन एरियाज के अंदर जो है वो आपके पास म्यूनिसिपल वार्ड हो या सेंसिस ब्लॉक होंगे, एक ये भी हो सकते हैं। अगर ये नहीं है तो उसके बाद जो है वो क्या हो सकता है, कोई मोहल्ला या स्ट्रीट हो सकती है। ठीक है, और तीसरे नंबर में बढ़ गया तो वार्ड, जहाँ पर मोहल्ला भी नहीं है, स्ट्रीट भी नहीं है, वार्ड या सेंसिस ब्लॉक भी नहीं है, तो वहां पर जो है वो कोई भी एक वेल डिफाइंड पार्ट जो है उसको जो है वो अर्बन एरिया के अंदर आप इलेक्टोरल एरिया जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, with regards to urban areas how many different definitions of electoral area exist? तो इसके मुताबिक जो है वो आपके पास 3 डेफिनेशन होती हैं इलेक्टोरल एरिया की। ठीक है, विद रिगार्ड्स टू अर्बन इलेक्शन एरियाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी डिवाइडेड एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। वो कह रहा है कि अर्बन एरियाज के अंदर आप किस चीज को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, आप जिस चीज को डिवाइड नहीं कर सकते वो बेसिकली आपके पास जो है वो क्या है, सेंसिस ब्लॉक है। ठीक है, आप सेंसिस ब्लॉक को जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। कोई एक्सेप्शनल कंडीशंस जो है वो अगर आपके पास आ जाए जिसकी बेस के ऊपर जो है वो आपको डिवाइड करना पड़ता है, तो वो एक अलग सिनेरियो है। ठीक है, वरना सेंसिस ब्लॉक को जो है वो आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अंडर द एक्ट डैश मीन्स अ पर्सन authorized by the election, authorized by the commission to observe the conduct of an election। ठीक है, अगर कमीशन जिस बंदे को इलेक्शन जो है वो ऑब्जर्व एक अपॉइंट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम जो है वो इलेक्शन ऑब्जर्वर कहते हैं। ठीक है, किसी को ऑथराइज कर देते हैं, जैसे इलेक्शन के दिनों में जो है वो इलेक्शन ऑब्जर्वर जो है वो घूम रहे होते हैं, जिन्होंने गले के अंदर जो है वो कार्ड डाले होते हैं, तो उनके ऊपर इलेक्शन ऑब्जर्वर लिखा होता है। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म एज एन इलेक्शन ऑफिशियल। आप इलेक्शन ऑफिशियल जो है वो किसको कह सकते हैं। देखिए, इलेक्शन ऑफिशियल आपके पास रिटर्निंग ऑफिसर भी इलेक्शन ऑफिशियल होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी होता है, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी होता है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे ऑप्शन के अंदर तो आपके पास जो एग्जैक्ट सही ऑप्शन आपको लगता है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ असिस्टेंट प्रेसिडेंशियल ऑफिसर। ठीक है, प्रेसिडेंशियल ऑफिसर नहीं होता बल्कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो बोथ ए एंड बी बनना था। ठीक है, लेकिन इसकी प्रेसिडेंशियल ऑफिसर की वजह से जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, ए है। ठीक हो गया, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, इंक्लूड द इलेक्टोरल रोल्स includes the electoral roll prepared under the Electoral Rolls Act of 1974 है, और ये 2021 जो है, ठीक है, 2021 ऑफ 1974 है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट ये राइट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अंडर द एक्ट गवर्नमेंट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है एक्ट के मुताबिक। ठीक है, एक्ट के मुताबिक जो गवर्नमेंट है वो किसको रेफर करती है, फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो रेफर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, फेडरल गवर्नमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखते हैं कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मींस द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। वो कह रहा है कि जो आपका इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर जो नादरा है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, वो जो है वो किस के अंडर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है, या उसका क्या मतलब है। तो वो बेसिकली आपके पास नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2000, ये जो 8 ऑफ 2000 जो है ये आपके पास, इससे मुराद जो है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे जो आपने देखा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मींस द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2008 ऑफ 2000। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपके पास इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 7 लिखा हुआ है। ठीक है, in addition to the participation in elections for any elective public office or for membership or
of a legislative body, what other activity does a political party engage in according to the act? तो वो ये कह रहा है कि इस एक्ट के मुताबिक एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जो है वो लड़ने के अलावा या लेजिस्लेटिव बॉडी के मेंबर बनने के अलावा जो है वो और क्या क्या कर सकती है। तो वो क्या कर सकती है, इन्फ्लुएंसिंग दी पॉलिटिकल ओपिनियन। ठीक है, वो पॉलिटिकल ओपिनियन को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है, अंडर द एक्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर मींस, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे आपने ऊपर जो है वो कमिश्नर का मतलब देखा था, तो कमिश्नर के अंदर जो है वो आपके पास कमिश्नर भी आ रहा था और साथ में जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर भी आ रहा था। ठीक है, जो उसकी जगह पे जो है वो कमिश्नर की जगह पे जो है वो एक्शन परफॉर्म कर सकता था। ठीक है, तो सेम केस के अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके यहाँ पर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, उसको भी जो है वो हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डेफिनेशन के अंदर लेते हैं और साथ में असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी जो है वो उसकी डेफिनेशन के अंदर लेते हैं। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है तो उसकी जगह पे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो उसके क्या जो एक्टिंग होगा जो है वो उसकी जगह पे जो है वो काम करेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास क्या हो गया, डी हो गया। प्रोविजनल मींस, प्रोविजनल का क्या मतलब होता है। ठीक है, जैसे हमें यूनिवर्सिटी में जो है वो डिग्री से पहले जो है वो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, डिग्री से पहले हमें क्या दिया जाता है, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है। प्रोविजनल हमारे पास क्या मिलता है, हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो प्रोविजनल है उसका मतलब अनऑफिशियल एंड नॉट फाइनल जो है वो कंसिडर किया जाता है इस एक्ट के मुताबिक। ठीक है, अ रिटर्न कैंडिडेट मींस अ कैंडिडेट हु हैज बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अगर आप इलेक्शन कमीशन के अंदर रिटर्न कैंडिडेट की इलेक्शन एक्ट के अंदर अगर रिटर्न कैंडिडेट की डेफिनेशन देखेंगे तो वो आपके पास इलेक्टेड कैंडिडेट को कहा जाता है। Dash means a person appointed under this act to hear and dispose of claims and objections and applications for corrections relating to the electoral rolls। अगर इस एक्ट के मुताबिक किसी बंदे को जो है वो अगर अपॉइंट किया जाता है कि जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस जो है वो एप्लीकेशंस के अंदर उनको सही करें रिलेटिंग टू द इलेक्टोरल रोल्स, तो उसको क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, तो उसको आप जो है वो रिवाइजिंग अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, इसका सही ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, रिवाइजिंग अथॉरिटी। हाउ मेनी क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू बी। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपने ऊपर जो है वो शुरू के स्टार्ट में एक एमसीक्यूज के अंदर देखा था कि आलिम के लिए जो है वो कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशन थी। तो इसी तरह यहाँ पर अब एक और चीज आ गई है कि हाउ मेनी क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू बी कंसिडर अ टेक्नोक्रेट अंडर दिस एक्ट। अगर इस एक्ट के मुताबिक आप किसी को टेक्नोक्रेट कहते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी जो है वो क्वालिटीज, मतलब कौन कौन से जो है उसको क्राइटेरिया को जो है फुलफिल करना चाहिए। तो टेक्नोक्रेट को भी 2 क्राइटेरिया को जो है वो फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, कितने क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। उसमें एक क्राइटेरिया जो है वो ये है कि उसने कम से कम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो हासिल की हो। ठीक है, और जो एचईसी से जो है वो एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज या रजिस्टर्ड हो। ठीक है, और सेकंड नंबर के ऊपर उसके पास इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की क्या होनी चाहिए, अचीवमेंट्स भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला एमसीक्यूज के अंदर जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की उसके पास क्या होनी चाहिए, अचीवमेंट्स भी होनी चाहिए, तब जाकर जो है वो हम उसको जो है वो टेक्नोक्रेट्स कह सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द क्राइटेरिया टू बी कंसीडर्ड टेक्नोक्रेट। ठीक है, 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए विद एन एचईसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, बिल्कुल सही बात है जी। हैविंग अ रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल अचीवमेंट्स। ठीक है, सिर्फ इंटरनेशनल अचीवमेंट्स नहीं होनी चाहिए, या तो इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हो या नेशनल अचीवमेंट्स हो। ठीक है, इस वजह से जो है वो आपका जो ऑप्शन सी है ये इसको जो है वो सही नहीं है। ठीक है, इस वजह से हम सिर्फ जो है वो अगर यहाँ पर हैविंग अ रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल और नेशनल और इंटरनेशनल अचीवमेंट्स लिखा होता तो फिर आपके पास ऑप्शन सी सही होता, लेकिन क्योंकि सिर्फ यहाँ पे इंटरनेशनल लिखा हुआ है इस वजह से थोड़ा सा ट्रिकी सा बनाया हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ए हो जाएगा। चलें जी अगला एमसीक्यूज देखते हैं। अंडर द एक्ट अ कैंडिडेट हुज नॉमिनेशन पेपर हैज बीन एक्सेप्टेड इज टर्म एज, अगर इस एक्ट के मुताबिक किसी कैंडिडेट के पेपर जो है वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, मंजूर कर लिए जाते हैं कि वो इलेक्शन लड़ सकता है, तो आप उसको क्या नाम देते हैं? उसको वैलिडली नॉमिनेटेड जो है वो कैंडिडेट कहा जाता है। ठीक है। अगला एमसीक्यू अगर आप लोग देखेंगे तो हाउ मेनी डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ अ वोटर आर देयर इन रिलेशन टू एन असेंबली और अ लोकल गवर्नमेंट। अगर आप असेंबली या लोकल गवर्नमेंट के अंदर देखेंगे तो वोटर की एक ही डेफिनेशन है। ठीक है। लेकिन अगर आप वोटर को सेनेट के लिहाज से देखेंगे तो वोटर की जो है वो आपके पास कितनी डेफिनेशन है? 3 डेफिनेशन है। या तो वो प्रोविंस की तरफ से होगा, ठीक है, वोटर हो सकता है, या आपके पास जो है वो इस्लामाबाद की तरफ से जो है वो सॉरी फॉर एक्शन टू सीट फॉर अ प्रोविंस की तरफ से हो सकता है। ठीक है। या आपके पास इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की तरफ से हो सकता है, या नो फॉर्मर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। ठीक है। या वो इस्लामाबाद की तरफ से हो सकता है, या वो प्रोविंस की तरफ से हो सकता है, या वो आपके पास जो है वो फाटा की तरफ से जो है वो हो सकता है। तो सेनेट के अंदर जो है वो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है वो कितनी डेफिनेशन बनती हैं? 3 बनती हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप असेंबली या लोकल गवर्नमेंट में देखेंगे तो वहां पे वोटर की एक ही डेफिनेशन है। अगला एमसीक्यू है द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज रेगुलेटेड बाय। देखें जी, इलेक्शन कमीशन का जितना भी जो है वो प्रोसीजर है वो सारे का सारा जो है वो इलेक्शन कमीशन खुद बनाता है। ठीक है। हर इलेक्शन जो है वो उसने कंडक्ट करवाना है। A matter shall be placed for decision before the full commission comprising all its member in which of the following scenarios। वो कह रहा है कि कब हमारे पास कोई मसला जो है वो फुल कमीशन के सामने पेश होता है। हमारे पास कोई भी मसला जो है वो फुल कमीशन के सामने उस वक्त पेश होता है कि जब आपके पास टोटल जो है वो 3 बेंच मेंबर है, उनमें एक, दूसरा और तीसरा, तीनों की जो है वो आपस में डिफरेंट ओपिनियन है। मतलब तीनों जो है वो आपस में डिफरेंट है, डाइवर्ज ओपिनियन है। तो उस वक्त जो है हमारे पास ये कमीशन के पास जाता है। और सेकंड यहाँ पे जो है उस वक्त जाता है कि अगर आपके पास मेंबर कितने हैं कमीशन के? 4 हैं किसी मसले के ऊपर, तो ये 2-2 के अंदर जो है वो क्या हो गए? डिवाइड हो गए। 2 एक बात कर रहे हैं, 2 एक बात कर रहे हैं, मतलब 50-50% जो है वो यहाँ पर ओपिनियन है। तो अब जाहिर है यहाँ पर जो है वो कोई डिसीजन तो नहीं लिया जा सकता। तो इस वजह से ये बात किसके पास चली जाती है? ये फुल कमीशन के पास जो है वो चली जाती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा? ये दोनों जो है वो ऑप्शन सही है। अगला हम जो है वो एमसीक्यूज देख लेते हैं कि अंडर द एक्ट द कमीशन शैल हैव द पावर टू इशू सच डायरेक्शंस और ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन एंड ड्यूटीज, दिस डज नॉट इंक्लूड। ठीक है। इलेक्शन कमीशन अपने फंक्शंस और ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर्स दे सकता है स्वाय इस ऑर्डर के। ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्डर है। एन ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एन मैटर पेंडिंग बिफोर इट। ठीक है जी, इसके बारे में भी दे सकते हैं, मतलब जो मैटर पेंडिंग है पहले जो है वो उसके बारे में ऑर्डर देगा। एन ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन और डिस्कवरी और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है। वो किसी पर्सन के बारे में या डिस्कवरी, वो किसी बंदे को कह सकता है कि जी आप फलान डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस करें या वो लेके। एन ऑर्डर फॉर द कैंसिलेशन ऑफ एनी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है। कोई भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट को जो है वो कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है। ये जो सी ऑप्शन है ये बेसिकली सही है कि जो आपके पास इस तरह की जो ड्यूटीज हैं या फंक्शंस का जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑर्डर नहीं दे सकता। एक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो उसको कैसे जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है। A direction or order issued by the Commission necessary for the performance of its functions and duties shall be executed as if it had been issued by the, देखें, as if it had been issued by the High Court। जहां पर भी आपको कोई एमसीक्यूज आए कि जहां पर आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास इलेक्शन जो कमीशन है उसकी पावर किसके इक्वल है, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन की जो पावर है वो आपके पास हाई कोर्ट के इक्वल है। ठीक है। जिन चीजों के ऊपर हाई कोर्ट जो है वो डिसीजन ले सकता है या डिसीजन दे सकता है,
उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन भी जो है वो क्या कर सकता है, कोई ऑर्डर इशू कर सकता है। Under the Act, it shall be the duty of all executive authorities in the dash and in the dash to render such assistance to the commissioner and the commission in the discharge of his or its function as may be required by the commissioner or the commission। ठीक है, अगर कमिश्नर या जो है वो अगर किसी उसको जो है वो किसी हेल्प की जरूरत है तो कौन उसकी जो है वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर देखने से पहले थोड़ी सी इसकी डिटेल देखने की, उसमें यह है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं इन द फेडरेशन एंड इन द प्रोविंसेस टू रेंडर सच असिस्टेंस टू द कमिश्नर एंड द कमीशन। इलेक्शन कमीशन की जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं वो सारे के सारे जो है वो क्या करेंगी, इसकी हेल्प करेंगी फेडरेशन के अंदर और प्रोविंसेस के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास क्या हो गया, डी हो गया। For the performance of the commission's functions, which of the following shall make their staff available to the commission। ठीक है, आपके पास कमीशंस के फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए कौन जो है वो अपना स्टाफ देगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है कि ये सारे के सारे जो आपके पास फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जुडिशरी है। ठीक है, जो यहाँ पर कंफ्यूजिंग पार्ट है वो क्या है, जुडिशरी का है कि अगर किसी मौके के ऊपर अगर इलेक्शन कमीशन को किसी जज की जरूरत है तो वो विद द कंसेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, तो वो आपको जुडिशरी जो है वो क्या करेगी, वो जो है वो जज आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अंडर द एक्ट द कमिश्नर शैल कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस टू हियर एंड डिसाइड कंप्लेंट्स, applications, petitions or appeals filed before it, how many members shall be part of such bench। अगर कोई कंप्लेंट्स हैं, पिटीशंस हैं या एप्लीकेशंस हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के कितने मेंबर होंगे, 3 या उससे ज्यादा जो है वो इसको जो है वो सुनेंगे। ठीक है, which of the following entities are not included in the list of entities that may upon request of the commission requisition a vehicle, vessel or other means of transportation and is needed or is likely to be needed for the purpose of transporting to and from any polling station, ballot boxes or other election material। बस सादी सी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि इसमें से वो कौन सा एंटिटी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, इनमें से कौन सी एंटिटी है जो आपको इलेक्शन मटेरियल, बैलेट बॉक्सेस, गाड़ियां, ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो है वो आपको बाउंड नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो है वो आपके पास फेडरल गवर्नमेंट ये वो वाइड एंटिटी है कि जो आपके पास बाउंड नहीं होती कि वो आपको जो है वो इलेक्शन मटेरियल देगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रिक्ट देखें, इसके अलावा आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखेंगे, डिप्टी कमिश्नर देखेंगे, पॉलिटिकल एजेंट या हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे के सारे जो है वो आपके पास रिक्वेस्ट के ऊपर कमीशन की जो है वो ये आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, द कमीशन शैल हैव द पावर टू स्टॉप द पोल्स एट पोलिंग स्टेशंस ड्यू टू लार्ज स्केल माल प्रैक्टिस व्हिच द प्रैक्टिसेस आर इंक्लूडेड इन। ठीक है, कमीशन किसको जो है, कमीशन के पास ये पावर है कि वो किसी जगह पर पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो क्या कर सकता है, पोलिंग रुकवा सकता है। किन, अगर वहां पर जो है वो कोई माल प्रैक्टिस हो रही है या वहां पर जो है वो कोई धांधली हो रही है, वो क्या हो रही है, कोअर्शन हो रही है, जोर जबरदस्ती हो रही है, इंटिमिडेशन, उकसाया जा रहा है या किसी को प्रेशराइज किया जा रहा है, इन तीनों बेसिस के ऊपर अगर किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो ऐसे मामला हैं तो इलेक्शन कमीशन उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग को रुकवा सकता है। कमीशन में presume that the women voters have been restrained through an agreement from casting their votes and may declare polling at one or more polling stations or election in the whole constituency void if the turnout of the woman voter is less than dash percentage। अच्छा जी, इसका मतलब यह है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आपके पास कितने परसेंट वुमेन के वोट हैं, वो अगर ना कास्ट हो तो हम ये समझते हैं कि वहां पर औरतों को जो है वोट देने से क्या किया गया, रिस्ट्रेन किया गया, वहां पर जो है वो वोट को रोका गया। ठीक है, तो जो आपके पास इलेक्शन के अंदर जो टोटल वोट कास्ट होता है ये किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर, उसका जो 10% जो है वो वोट किसका होना चाहिए, वुमेन का होना चाहिए। अगर 100 वोट्स हैं तो उसके अंदर जो है वो 10 वोट किसके होने चाहिए,
वुमेन के होने चाहिए। अगर ये 10 वोट वुमेन के नहीं है तो आपके पास इलेक्शन कमीशन जो है वो ये समझता है कि यहाँ पर औरतों को जो है वो क्या किया गया है, वोट डालने से रोका गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अंडर सेक्शन 9 पावर ऑफ द कमीशन टू डिक्लेयर अ पोल वाइड, वाइड मतलब जो है वो नल एंड वाइड वाला ये, ठीक है, वाइड। इट इज अंडर सेक्शन 9 पावर ऑफ द कमीशन टू डिक्लेयर अ पोल वाइड, किसी पोल को वाइड करने के लिए उसके पास जो पावर है उसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज स्टेटेड दैट नॉट विद स्टैंडिंग द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ अ रिटर्न कैंडिडेट अंडर सेक्शन 98 द कमीशन मे एक्सरसाइज इट्स पावर फॉर द रीकास्टिंग ऑफ द वोट्स बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ डैश डेज आफ्टर सच पब्लिकेशन। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि अगर एक कैंडिडेट जो है वो उसको क्या डिक्लेयर कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्टेड, ठीक है, उस इलेक्टेड कैंडिडेट को डिक्लेयर करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट है कि वो 60 डेज के अंदर क्या कर सकता है, दोबारा जो है वो उसके अंदर वोट रिकास्ट करवा सकता है। ठीक है, वोटिंग की क्या करा सकता है, रिकास्ट करा सकता है, रिकास्टिंग हो सकती है वोटों की, मतलब वो कहे कि दोबारा यहाँ पर जो है वोट रिकास्ट किया जाए। तो कितने डेज के अंदर जो है वो ये काम करा सकता है, 60 डेज के अंदर जो है वो ये काम करा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर अगर वो कुछ ऐसा जो है वो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन किसी इलेक्शन को जो है वो नल एंड वाइड करेगा, ठीक है, वो ये कहता है कि यहाँ पर जो इलेक्शन है ये फलां कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट नहीं हुआ, तो कैंडिडेट के पास कितने दिन होते हैं कि वो इसको जो है वो इस इलेक्शन कमीशन की डिक्लेरेशन को चैलेंज कर सकता है, और वो कहाँ पे चैलेंज करेगा। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन उसके पास जो टाइम होता है वो 30 डेज का होता है। ठीक है, 30 डेज के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। उसकी रीजन क्या है, देखिए हाई कोर्ट तो इलेक्शन कमीशन के इक्वल है, तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन के अगर इक्वल है तो हाई कोर्ट के अंदर जो एक चीज है वो तो दोबारा हाई कोर्ट में तो चैलेंज नहीं हो सकती, जाहिर बात है अपर कोर्ट के अंदर जो है वो चैलेंज होगी। तो हाई कोर्ट की बात को वो किधर चैलेंज करेगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो चैलेंज करेगा, और कितने दिन के अंदर करेगा, विद इन 30 डेज, अगर इलेक्शन कमीशन ने उसको जो है वो क्या कर दिया, इलेक्शन को नल एंड वाइड कर दिया। अच्छा जी, द सेक्शन पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट स्टेट्स दैट द कमीशन में एक्सरसाइज द सेम पावर एज, मैंने आपसे कहा था कि जो कमीशन है इलेक्शन कमीशन वो किस तरह पावर एंजॉय कर सकता है, वो सेम पावर एंजॉय कर सकता है एज दी हाई कोर्ट। तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन है आपके पास बी ऑप्शन। अंडर द एक्ट द remuneration payable to the commissioner, members and other officers and staff of the commission and all administrative expenses and other expenditures related to the commission shall be expenditure charged upon। देखें जी, ये जो वहाँ पे जो बात लिखी है डिटेल में उसका मतलब ये है कि जितना भी कमिश्नर है, मेंबर्स हैं, अदर ऑफिसर हैं, उनके जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये कौन बर्दाश्त करेगा। तो ये आपके पास फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है वो बर्दाश्त करता है। ठीक है, इसका प्रॉपर जो है वहां पर आप अगर इलेक्शन एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड एक्ट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 81। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन उसकी जो है वो ये। अगला हमारे पास एमसीक्यूज के है, विद रिगार्ड्स टू द सेक्शन titled Measures for Training and Public Awareness, which of the following is not one of them that the Commission shall conduct public awareness program and media campaigns about। वो ये कह रहा है कि जो यहाँ पर इसके अंदर जो सेक्शन है, ठीक है, उस सेक्शन के अंदर ट्रेनिंग और पब्लिक अवेयरनेस जो है इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए, लेकिन इनके अंदर नीचे जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन सी बात जो है वो इस मेजर्स फॉर ट्रेनिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस के सेक्शन के अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है, पहले देख लेते हैं हम। इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्सिमम वोटर इनरोलमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस, ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोसीजर ऑफ कास्टिंग वोट कैसे कास्ट करना है इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो भी मेंशन है, ये दोनों मेंशन है। गाइडेंस रिगार्डिंग आइडियल कैंडिडेट सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है,
ये चीज आपके पास मेंशन नहीं है। भाई इलेक्शन कमीशन आपको क्यों बताएगा कि ये कैंडिडेट आपके पास आइडियल है? तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास वो चीज है जो आपके पास यहाँ पर जो है मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब है राइट ऑप्शन आपके पास क्या हो गया, ये वाला जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है। ठीक है, जो वहां पर जो है वो मेंशन नहीं है। आगे देख लेते हैं हमारे पास द फंक्शंस ऑफ द ट्रांसपेरेंट रिजल्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम डज नॉट इंक्लूड। अगर आप ये जो इसके अंदर एक सेक्शन है जिसमें ट्रांसपेरेंट रिजल्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसमें क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है? एक्सपेडिशन काउंटिंग ऑफ रिजल्ट्स, ये तो जाहिर है इलेक्शन में इंक्लूडेड होती है। एफिशिएंट, अगर आपको ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें इलेक्शन के अंदर होती है और काउंटिंग ही तो होती है। टेबुलेशन कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट, ज़्यादा रिजल्ट्स भी कंपाइल करने। ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स, ये भी जो है वो उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। ट्रांसमिशन भी होती है, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, जाहिर बात है वही करेगा। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है जो आपके पास जो इसके अंदर मेंशन हो। ये जितनी भी बातें लिखी हुई है ये सारी की सारी जो है वो आपके इस सेक्शन के अंदर जो है वो मेंशन है। देखिए यहाँ पे एक मैं सेक्शन से छोटी सी बात बता दूं कि टोटल जो है वो आपके पास चैप्टर्स या सेक्शन जो है वो इलेक्शन एक्ट के अंदर कितने, वो आपके पास 15 है। ठीक है, कोई सेक्शन कह रहे हैं, कोई इसको जो है वो चैप्टर कह रहे हैं। और टोटल आर्टिकल्स कितने हैं इसके अंदर, 241 आर्टिकल। ठीक है, चलें जी आगे इसका हम अगला एमसीक्यूज देख लेते हैं। अंडर द एक्ट डैश शैल इमीडिएटली टेक snapshot of the result of the count and as soon as connectivity is available and is practicable electronically send it to the commission। ठीक है, सबसे पहले ये काम कौन करता है कि तस्वीर लेके उसको भेजेगा। तो ये काम कमीशन को, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंड टू कमीशन। कमीशन को तस्वीर लेके भेजना किसका काम है, रिटर्निंग ऑफिसर का काम है। ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट किसको भेजता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन का पिक्चर लेके किसको भेजेगा, पिक्चर लेके वो रिटर्निंग आरओ को भेजता है। ठीक है, और आरओ किसको भेजता है, कमीशन को भेजता है। सही हो गया, कमीशन को पिक्चर आरओ भेजेगा। अगला हमें देख लेते हैं। अंडर द एक्ट द रिटर्निंग ऑफिसर शेल compel the provisional result for with and on or before the dash day immediately following the poll। वो कह रहा है कि भाई आरओ जो है वो किस चीज का बाउंड होता है कि वो रिजल्ट जो है वो क्या करेगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर है अगली रात 2 बजे तक, मतलब एक दिन इलेक्शन हुआ है तो आज इलेक्शन हुआ है, शाम 6 बजे तक पोलिंग खत्म हुई है, तो अगले रात 2 बजे तक वो बाउंड होता है कि वो जो है ना कुछ उसका क्या करेगा, रिजल्ट जो है वो करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल द रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिकली सेंड टू द कमीशन। इसमें से कौन सी चीज जो है वो आरओ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली सेंड टू द कमीशन आरओ ने करना है। ठीक है, स्कैन कॉपी ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, अनऑफिशियल। अनऑफिशियल जो रिजल्ट है आरओ उसको इलेक्ट्रॉनिकली व्हाट्सएप पे पिक्चर लेके या किसी का ईमेल कुछ भी जो है वो उसको क्या कर सकता है, कमीशन को जो है वो भेज सकता है। रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स दैट द रिटर्निंग ऑफिसर शेल सेंड टू द कमीशन ही शेल सेंड। ठीक है, उसने क्या क्या सेंड करना होता है। देखिए प्रोविजनल जो रिजल्ट होता है वो उसको जो है वो क्या कर सकता है, प्रोविजनल रिजल्ट को तो वो भेज सकता है पिक्चर लेके। ठीक है, और साथ में जो है जो ओरिजिनल कॉपीज हैं जो जिससे उसने पिक्चर ली है उस डॉक्यूमेंट्स को वो क्या करेगा, वो भी जो है उसको कमीशन के थ्रू में पहुंचाना जो है वो क्या होता है, जरूरी होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास स्कैन डॉक्यूमेंट्स भी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी है। ठीक है, दोनों जो है बोथ हैं एंड बी, इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। द कमीशन शैल प्रिपेयर द एक्शन प्लान इलेक्शन प्लान एट लीस्ट डैश बिफोर द जनरल इलेक्शन इज ड्यू टू हेल्ड। ठीक है, अगर इलेक्शन होने वाले हैं तो इलेक्शन से कितना पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना इलेक्शन कमीशन जो है अपना एक्शन प्लान जो है वो प्रिपेयर कर लेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 मंथ्स। ठीक है,
मतलब इलेक्शन होने से 4 महीने पहले उसने अपना पूरा जो है एक्शन प्लान क्या कर लेना चाहिए, कंप्लीट कर लेना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्शन प्लान, इसमें से कौन सी चीज जो है वो एक्शन प्लान के अंदर नहीं है। एलोकेशन ऑफ सिंबल्स भी इलेक्शन प्लान के अंदर, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्शन ऑब्जर्वर ये भी है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनी न्यू टेक्नोलॉजी ये भी है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड, ये सारे इंक्लूडेड हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जो एक्शन प्लान के अंदर जो है वो इंक्लूडेड ना। Under the Act, the Commission shall dash within dash days after the end of every calendar year publish a report of its activities for the year and send the report to the federal government and each provincial government। ठीक है, वो ये इसका जो मतलब है वो ये कह रहे हैं कि हर साल के एंड होने के कितने दिन बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो इस चीज का पाबंद है कि उसने एक साल के अंदर जो है वो क्या कितनी प्रोग्रेस की है। ठीक है, उसने एक साल के अंदर क्या क्या की है। तो इलेक्शन के एक साल खत्म होने के 90 दिन तक, 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो है वो भेजने के लिए क्या होता है, पाबंद होता है। द सीट रिजर्व फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम in the National Assembly and in Provincial Assembly as per article dash and dash respectively। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ये है आपके पास कि हमारे पास वुमेन की जो है वो कितनी सीट्स हैं 41 एंड नॉन मुस्लिम इन द नेशनल असेंबली एंड इन द प्रोविंशियल से एज पर क्राइटेरिया। ठीक है, जो आर्टिकल है, ठीक है, वो जो डील करता है वो कौन सा है। सो इसको दोबारा मैं पढ़ लूँ। द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम इन द नेशनल असेंबली एंड इन प्रोविंशियल असेंबली आर एज पर आर्टिकल्स 51 एंड 106 रिस्पेक्टिवली। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लूँ कि इसका जो है वो सॉरी एग्जैक्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन आंसर तो है लेकिन कितनी सीट्स हैं। सेक्शन 18 subsection 1 and 2 state that the reserved seats for women and non-Muslim in the national and provincial assemblies as per article 51 and 106 respectively। आर्टिकल 51 जो है वो आपके पास वुमेन के लिए जो है वो सीट्स को जो है वो डिस्कस करता है और आर्टिकल 106 जो है वो नॉन मुस्लिम्स के जो रिजर्व सीट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है वो ये एमसीक्यूज हमारे पास हो गए। इसके बाद जो आगे एमसीक्यूज हैं, यहाँ से जो आगे एमसीक्यूज हैं जो है वो उनको क्या किया जाएगा, दोबारा जो है वो अगले लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये एमसीक्यूज की फाइल है और डायरेक्ट जो है वो आप एमसीक्यूज प्रिपेयर करें, वो ज़्यादा हेल्पफुल है और उसकी प्रैक्टिस करें एज कम्पेयर टू दी कि आप जो है वो पूरा इलेक्शन एक्ट पढ़ रहे हैं। देखिए, इलेक्शन एक्ट आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ आएगी। ठीक है, अच्छा जो बेस्ट वे है प्रिपेयर करने को ये कि आप इलेक्शन एक्ट पढ़ के इसको जाके सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट अगर इसको पढ़ते हैं आपसे एग्जाम में ये थोड़ा ही पूछा जाता है कि आपने ये सही ऑप्शन क्यों लगाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है वो अगला लेक्चर भी अपलोड किया जाएगा, कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह इसको।